नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का हमारा सबसे पहला पॉइंट है वर्णमाला। वर्णमाला के हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट है हमारा वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं गाइज? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसे मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को नज़रअंदाज करते हैं, और जब उनके सामने प्रश्न बनते ना, क्वेश्चंस बन के आते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तब वो जवाब भी नहीं दे पाते। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को नज़रअंदाज ना करें। बहुत सारे वैकल्पिक प्रश्न ऐसे छोटे पॉइंटों में से ही बनते हैं, भले ही वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर 1 से 12वीं तक की कोई भी क्लासों का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो चलिए आइए समझते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद में देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, ठीक है, 52 है, और इसमें से स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है, एवं व्यंजन ध्वनियों की संख्या 41 यानी 41 है। इस प्रकार से आप जो है इसे छोटे छोटे नॉलेज को लेते रहिएगा। कहाँ का नॉलेज कहाँ पर काम आ जाए कुछ पता नहीं है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंदी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के द्वारा 52 वर्ण निर्धारित किए गए। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, इसमें मत क्या है कि 52 वर्ण निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में गाइज आपका चौथा पॉइंट है, अम और अह व्यंजन ध्वनियां है, जिन्हें अनुसार विसर्ग एवं अवगाह जिन्हें अनुसार विसर्ग एवं आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आयोगवाह। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो मतलब अलग अलग मत रखते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि टोटल आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। संख्या, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर, मानक के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 45 यानी 45, लेखन के आधार पर 52 यानी 52, और मानक के आधार पर 52। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, तो 45 आपको छाट करके लिखना है। लेखन के आधार पर और मानक के आधार पर 52 होता है। ठीक है, ये आप उदाहरण एग्जाम्पल सहित आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर ये है और व्यंजन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में कुछ जानकारी आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। ध्वनि और वर्ण किसे कहते हैं, ये अंतर शायद यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या मौखिक इकाई है ध्वनि, और ध्वनि के बिना शब्द निर्माण करना असंभव है। किसके बिना शब्द निर्माण करना असंभव है? ध्वनि के बिना शब्द निर्माण करना असंभव है। इसके बाद में वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। इसी प्रकार से एक एक वाक्यों में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्द और वाक्य में भी अंतर लिखा गया है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई है शब्द, भाषा की। इसके बाद में वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण एवं सार्थक इकाई है। वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई, और शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। नोट, कुल वर्ण 11 + 41 यानी 52। 11 तो स्वर और कुल व्यंजन 41 व्यंजन होते, 11 स्वर होते, टोटल संख्या 52 होती है। ये छोटा छोटा नॉलेज आपको बहुत काम आएगा गाइज। एक एक पॉइंट को आप जो है नोट डाउन करते चलिएगा अपने दिमाग में, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वीडियोस देख लीजिए, और जैसे ही मतलब आप देखेंगे वीडियो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ, वर्णों की संख्या 52 है, शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वाक्य क्या है। ये सब पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे ही नोट हो जाएंगे, ऐसे छपेंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए गाइस दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, वर्णमाला या ध्वनि के प्रकार, स्वर और व्यंजन, अच और हल। ठीक है, स्वर को हम देखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करने पर वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती हो उसे स्वर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आपको यहाँ पर दी गई है, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं एवं बिना किसी की सहायता के बोले अथवा लिखे जाते हैं, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि कौन सी परिभाषा कहाँ पर काम आ जाए भैया कोई पता नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। स्वरों के उच्चारण में सामान्यतः कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ, होठ, दंत आदि का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद में हिंदी में 11 स्वर होते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है गाइज, एक एक नॉलेज आपके बहुत काम का है, बहुत
ठीक है। तो चलिए संख्या आपको यहाँ पर देखते हैं, उच्चारण के आधार पर 10 होती है, लेखन के आधार पर 13 होती है और मानक के आधार पर 11 होती है। फिलहाल आपको 11 याद रखना है क्योंकि संख्या 11 होती है, ठीक है। यहाँ पर 11 स्वर्ण होते हैं हिंदी में। ये यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर, तो आपको छाट करके लिखना है 10, लेखन के आधार पर 13, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्वर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं ये उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। स्वर अ आ ई उ री और ए ओ अम और अह, ठीक है। इस प्रकार से ये 11 स्वर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में गाइस आपको स्वर के भी प्रकार यहाँ पर दिए गए, बहुत ही डीपली आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पर हिंदी व्याकरण। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं। स्वर के प्रकार आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दो प्रकार के स्वर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 मानी गई है, जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जो समान स्वरों के योग से बनने पर नया स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। जो समान स्वरों के योग से बनने वाला नया स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर को कहीं कहीं पर संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, परंतु सत्य में यह अलग अलग होते हैं। इनकी संख्या 7 मानी गई है मुख्यतः के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं उदाहरण आ, ई, उ, ए ओ, ठीक है। ये जो छोटे स्वर है और ये बड़ा उ की मतलब ऐसे मात्राएं होती है ना, छोटी मात्राएं और बड़ी मात्राएं, इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। इसके बाद में अगला पॉइंट है गाइस हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से सबाध गति से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सबाध यानी बाधा के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अंतर है, बहुत ही मतलब सरल अंतर यहाँ पर बताया गया है। संख्या के आधार पर हम देखें तो उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर और मानक के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 35 होता है, लेखन के आधार पर 39 होता है, इसके बाद में मानक के आधार पर 33 होता है, ठीक है। इनकी टोटल संख्या 41 बताई गई है। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप वर्ग के आधार पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद में व्यंजन के प्रकार मुख्यतः के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोष के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, ठीक है। ये फारस व्यंजन भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो बहुत अच्छे से प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से गाइस हमारा पहला पॉइंट पूरा होता है जो हमने स्टार्ट किया था, वर्णमाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णमाला, ये पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक एक शब्दों को हमने देखा है, एक एक बातों को हमने नोट डाउन किया है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत बिल्कुल नॉलेज वाली जानकारी थी गाइज, बिल्कुल जीरो से हमने शुरुआत किया था। आखिरकार मतलब बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना था गाइज हमें, और बिल्कुल आखिरी तक हम ले जाएंगे इसे। बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए गाइज, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद।